आदाब अखबार मशी के डिजिटल पेज के नाजरीन, आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जो कि एसआईआर के ऊपर काफ़ी महारत हासिल है। इन्होंने स्टडीज़ किया है और यकीनन हम जिन पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं, प्रोफेसर मैदुल इस्लाम, जो कि द सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ एंड रिसर्च, जो कि कलकत्ता का बहुत ही मशहूर और मारूफ अदारा है, जो कि रिसर्च करता रहता है सर्वे के ऊपर, पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर और भी बहुत सारे मौजू के ऊपर। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि एसआईआर जो कि से शुरू होने जा रहा है, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस रह रहा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे क्या होगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मैजुल इस्लाम, जो कि एक्सपर्टाइज हैं इसके ऊपर। तो सर, सबसे पहले आपका हम खैर मकदम करते हैं हमारे इस अखबार मशिक डिजिटल चैनल में। आदाब आदाब कैसे। आदाब सर। सर, तो ये सबसे पहले बताएं कि एसआईआर को लेके एक लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है, तो पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? तो ये शायद जब से हो रहा था, तो मेरा इस इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कलकत्ता में, तो यहाँ पे और भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उनके साथ भी बातचीत हो रहा था। तो हम लोग जितना अ, हम लोग याद कर पाए कि लास्ट टाइम जो एसआईआर बोल के कुछ नहीं हुआ था, वो 2002 में जी। जब वेस्ट बंगाल में वो इंटेंसिव रिवीजन आईआर हुआ था। तो एक तो ये स्पेशल जो वर्ड है, इन्होंने ये इसको इंक्लूड किया। ये कहाँ से लेके आया, क्योंकि इसका रूल्स रेगुलेशंस में और 1960 के जो रूल्स रेगुलेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसमें कहीं भी जिक्र उसका है नहीं। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें तो एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि आपका 2002 का ही क्यों आप बेंचमार्क रख रहे हैं, क्योंकि आपका 2002 के बाद तो डिलिमिटेशन हो गया 2008 को। डिलिमिटेशन मतलब आपका जो एरिया बाउंड्रीज जो है उसका थोड़ा सा चेंज हुआ। जैसे मसलन मैं बता रहा हूँ कि अभी का जो कलकत्ता पोर्ट बोल के जो आपका एरिया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जी जी। है, जिसमें कलकत्ता के मेयर फिरोज हकीम साहब जिससे नुमाइंदे हैं इनके, उसमें वो पहले कलकत्ता पोर्ट नहीं कहा जाता, जी। उसको कोबी तीर्थ बोला जाता कोविड था। फिर तो अच्छे। और वो जो कोबी तीर्थ है वो जादवपुर लोकसभा के अंडर अंडर में। में रहता था। अच्छे अच्छे अच्छे। जी। जी। अभी क्या हुआ, 2008 का जब डिलिमिटेशन हुआ, 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसको कलकत्ता पोर्ट बोल के नया कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जादवपुर छोड़ के वो कोलकाता साउथ में चला गया। अच्छे। ठीक है ट्रांसफर हो गया। जी। और उस वक्त का, उस जमाने में 2004 का, जब 2002 के बाद 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और डिलिमिटेशन का पहले था उसमें सोनारपुर जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी कंस्टिट्यूंसी। वो साउथ कोलकाता में हुआ करता था। अच्छे। तो वो साउथ कोलकाता से वो चेंज। आपका वो पहले सोनारपुर नॉर्थ और सोनारपुर साउथ हुआ और वो जादवपुर के अंदर में आया। अच्छे। ऐसे मैं बता रहा हूँ, बेहाला ईस्ट का भी ऐसा है। तो तो इसमें जो है, एक तो डिलिमिटेशन जब हो गया, तो उसके बाद आपका कोई भी ईयर, पर्टिकुलरली जो लास्ट ईयर 2025 का, मतलब इस साल का जनवरी में जो 2025 का आपका फाइनल रोल्स निकले थे, उसका उसको बेसिस मानना चाहिए था। जी जी जी। क्योंकि आपका 2024 में भी एक लोकसभा चुनाव हुआ, हाँ। तो वो किसके बेसिस में हुआ, तो कुछ एक फाइनल रोल्स के दैट इज द बेसिस, क्वेश्चन। 2024 का जनवरी में जो फाइनल रोल्स उसको बेसिस में हुआ। हम्म। तो अभी अगर आप बोल रहे हैं एसआईआर करेंगे और उसमें बहुत सारे लोग जो हमारे सिटीजन्स नहीं है, ये ऐसे बोला जा रहा जी है, जी जी। वो लोग भी वोट देंगे, तो वो लोग तो फिर उसमें भी वोट दिए होंगे लोकसभा में, तो फिर हाँ, तो ये लोकसभा का वैलिडिटी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे ये अच्छे। इसमें तो ये ये बहुत प्रॉब्लमिक चीज आ रही है जी। अच्छा सर, ये और भी बहुत सारे मसले हम लोग मस, बात गुफ्तगू जी में जी जी। बातचीत होगी। सर, ये एक बात बताएं कि हम लोग टीवी पे ज्यादातर देख रहे हैं कि बांग्लादेशी बस गए हैं, बंगाल में बसाया गया है, घुसपैठियों को लाया गया। ये जो क्वेश्चन बार बार जो सेंट्रल मीडिया जो कर रही है, ये क्या है? इसका पीछे क्या इतिहास है, क्या रूट कॉज है ये? इसका एक्चुअली आरएसएस का दिमाग में ये चीज घुस गया है, हम्म। क्योंकि आरएसएस पूरा बंगाल और ईस्टर्न रीजन को, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है, इसको नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, अच्छा इस इस नजरिए से वो लोग देखते हैं। अच्छा। और उनके दिमाग में घुस गया कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग तो पार्टीशन के वक्त, फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, आए। तो ये लोग कौन आए। अच्छा। तो उसमें वो सवाल बहुत जरूरी है। तो जो लोग आए वो बंगाली मुसलमान ज्यादा नहीं आए,
अच्छे। हाँ, आए तो आपका जो वहाँ के जो दलित लोग हैं, अच्छे। जिनके साथ आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अच्छे। उन और जिनके साथ लैंड का जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ। पेजेंट कास्ट जो है, हम्म। वो लोग आए, वो लोग बाद में आए, वो पार्टीशन के काफी बाद में। जो पढ़े लिखे लोग थे, काफी जो अपर कास्ट के लोग थे बंगाली हिंदू के अंदर में, जो ईस्ट बंगाल के हैं, जिसको हम बांगाल पॉपुलेशन बोलते हैं, हम्म। वो लोग 1920-30 से आ रहे थे, अच्छे। क्योंकि उनको लग रहा था कि मतलब ढाका से बेहतर कलकत्ता अपॉर्चुनिटी देगा, जो अपॉर्चुनिटीज के बड़ा हिसाब से, सिटी जी जी है। जी। और यहाँ पे तब कॉलोनियल कैलकाटा तब था, हम्म। तो उसमें एक बड़ा सिटी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा, यूनिवर्सिटी भी है, तो ढाका यूनिवर्सिटी बड़ा नहीं था, 1920 में बना था। हम्म। तो उसके बाद जो है आपका जो ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य कास्ट, जो तीन अपर कास्ट हैं, इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कलकत्ता में 1910s 20s 30s से आ रहे आ थे। रहे तो हैं। उसमें फिर ये लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने, स्कूल टीचर्स बने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिसर्स या क्लर्क्स बने, लॉयर बने, इंजीनियर्स बने, ये सब हुआ। सब शोबों में चले गए वो लोग, जी। जी। मगर जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, और जो खास तौर से बंगाली हिंदू जो लोअर कास्ट थे, हम्म। और वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, लैंड से टाइड थे, तो वो लोग तो मतलब ऐसे लैंड छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। सही बात है, लैंड हाँ। छोड़ेंगे तो उनका तो फिर चलेगा कैसे। हम्म। तो वो लोग आए 50 और 60 के दशक से, अच्छे। जब पाकिस्तान में, तब ईस्ट पाकिस्तान हो गया था, उस वक्त जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप ओ, चालू हुआ। अच्छे, 71 से पहले। हाँ, जी 71 से पहले, मैं जी पहला फर्स्ट 50s और 60, जी पहला जी जी 2 डिकेड का जी बात जी कर जी रहा हूँ, जी। जब पार्टीशन। हम्म। उस वक्त जो है इनके ऊपर जो लोअर कास्ट, आज जो मथुआ बोलते हैं, इनके जो पूर्वज थे, मथुआ। इनके पूर्वजों के ऊपर काफी वहां पे आपका ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तानी मिलिट्री के हम्म। जमाने के बात कर रहा हूं। तो वो लोग नेचुरली फिर वहां से इंडिया आना शुरू कर दिया, तो वो लोग बाद में आए। इनके ऊपर अच्छा। बहुत सारे, शेखर बंदोपाध्याय, पार्थो चैटर्जी, इनके बहुत सारे काम है, मतलब मैं हम्म। बोल रहा हूँ रिसर्च के काम है। हम्म। फिर दूसरा एक तबके आए जो 71 के बाद आए। हम्म? जी जी, हाँ। क्यों 71 भी चला गया, मगर उनके ऊपर जो रिप्रेशन है हिंदू बंगाली लोगों के ऊपर, उसके वो कमा नहीं। अच्छा। इसीलिए ये लोग आरएसएस बीजेपी बोलते हैं कि 21% था हिंदू कम्युनिटी 47 हम्म। बांग्लादेश में, आज 8-9% में आ गए। ओ। तो इसीलिए इसीलिए आ गए क्योंकि 50, 60, 70 के 80 के दशक में बंगाली हिंदू यहाँ पे ज्यादा आए, माइग्रेट किया, माइग्रेट अच्छे किए। अच्छे तो अच्छे, ये। बंगाली मुसलमान कहाँ पे आए? बंगाली मुसलमान तो बहुत कम ही आए, और बंगाली हम्म। मुसलमान आएगा भी क्यों? हम्म। क्योंकि एक तो हमारे देश में उनको ऑफर करने के लिए काम तो है ही नहीं ज्यादा। हम्म। तो बांग्लादेश के जो बंगाली मुसलमान है, वो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, अच्छे मलेशिया अच्छे जाते हैं। अच्छे अच्छे अच्छे। और एक बड़ा तबका आपका जाता है वेस्ट एशिया में, सऊदी अरब, ओमान, ओमान, जी कतार, जी 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 यूएई, जी जी। ये सब देश में जाते हैं। और एक सेक्शन जाते हैं जो यूरोप और अमेरिका, कनाडा में। खासकर सिलेट से आप जाते होंगे, बहुत सारे देखे होंगे कि जो मतलब यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे बांग्लादेशी जो रेस्टोरेंट्स है, इसमें हम्म। सिलेटी लोग काफी ज्यादा है। हम्म। तो ये सब लेबर मार्केट का जी जी, हाँ। इस इशू है। तो बंगाली मुसलमान एक्चुअली भारत में बहुत कम आए। ओ, अच्छे। अच्छा, अब कुछ लोग आ भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि जाहिर सी बात है। अच्छा, तो जो लोग फिर भी बॉर्डर क्रॉस करके डेस्परेशन में आए होंगे, समझ लीजिए मैं आप अभी हसीना का फॉल के बाद भी अगर वहां पे सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, तो उसमें भी कुछ लोग आए होंगे, समझ लीजिए। तो इसका जवाब तो पहले हमारे देश के जो मतलब आला प्रधानमंत्री है, जी और हमारे देश के जो होम मिनिस्ट्री जी है, जी तो वजीर आजम, और उनके साथ जो होम मिनिस्ट्री है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है, जी जी। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों को तो पहले जवाब देना चाहिए बेशक, हाँ। कि 2014 से जब इनके सरकार आया, हम्म। तो लास्ट 11 साल में कितने लोग बांग्लादेश से घुसपैठिया आए, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट बेसिकली है नहीं, हम्म। जिनके पास बेसिकली वीजा नहीं है, नहीं है, नहीं है। वर्क वीजा नहीं है, हम्म। या टूरिस्ट या हम्म। रेसिडेंशियल वीजा नहीं है। हम्म। तो ये ऐसे कितने कितने लोग आए, इनका डेटा पहले ये देना। तो इनको इनको देना चाहिए। जी जी। और हमारे बीएसएफ वाले कर भी क्या रहे थे जब ये लोग आ रहे थे? दैट इज द क्वेश्चन। और हमारे आईबी के लोग और रॉ के लोग और हमारे आर्मी इंटेलिजेंस के लोग जो जो ये बॉर्डर के ऊपर जो, सिक्योरिटी में तो है जो हाँ, तो जाए। 4,000 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर इंडिया शेयर करते हैं बांग्लादेश। तो ये लोग तो ये बॉर्डर के ऊपर को जो सिक्योरिटी के जो जिनके जिम्मेदारी थे, लैप्स करके लोग तो ये लोग
क्या तो ही ये कर लोग कर के क्या रहे थे, हम्म और ये इनके लैप्स हुआ, हम्म तो फिर इनके जो जिम्मेदारी जिनका था बॉर्डर देखने का, उनके ऊपर क्या एक्शन लिए मोदी गवर्नमेंट ने, ये तो पहले जवाब इनको देना चाहिए ना। हम्म। तो ये सवाल तो साहब कोई पूछ नहीं रहे हैं। जी, उल्टा पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशियों को ये सिर्फ बहुत अच्छा इन्होंने एकदम मतलब ये क्वेश्चन का बहुत ही ज़बरदस्त आंसर दिया। और हमारे नाज़रीन को भी जानना चाहिए कि जो बांग्लादेशी, बांग्लादेशी करके जब तब टीवी पे आता है, तो इसके पीछे क्या है? सर ने बहुत ही डिटेल में बताया। सर ये बताइए जो 12 डॉक्यूमेंट के बारे में इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया कि वो 12 डॉक्यूमेंट, तो 12 में तो ऐसा लग रहा है कि 5-6 डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ही होगा और जो बचा कुछ डॉक्यूमेंट है, वो जुगाड़ने में भी बहुत मसला मसाइल है। तो इसको कैसे हैंडल करें लोग? एक इसी में ही ज्यादा खौफ हो रहा है, जी, जी, जी। मतलब एकदम गरीब तबके में, एकदम आवाम में ये खौफ है। जी, 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 जी। 12 में से आपको अगर आप अगर देखिएगा, आधार को अभी तक सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा, हाँ। मतलब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है आधार को आप दे सकते हैं, ऐसा मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद। ऑर्डर के बाद, जी। बिहार में पहले तो नहीं था, 11 जी। डॉक्यूमेंट था, जी, आधार जी। तो नहीं बाद था। में ऐड ऑन हुआ, जी। सुप्रीम कोर्ट बोला तब एड ऑन हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी हुँ, अभी भी कोई ठोस तरीके से कोई कन्फर्मेशन कोई कोई कंफर्म, कोई कमेंट्स, अभी कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया हुँ, हुँ। जिसमें इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि सिर्फ आधार देने से चलेगा। अभी तक ये नहीं आया, अभी तक देखिए। तो नहीं आया, तो इसमें तो खौफ है ही, जी, जी। है ना। अब ये बोल रहे हैं कि भाई, अब इसमें आप देखिए इसमें क्या सबसे मजेदार कहानी ये है। इलेक्शन कमीशन कुछ साल पहले से ये एक नया स्कीम शुरू किया था कि आप अगर इलेक्शन वोटर आईडी के साथ आधार का लिंक करने का, जी, 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 हाँ, लिखा। तो इलेक्शन कमीशन खुद ही बोला आधार हाँ, के साथ लिंक करने लिंक का। करने का। अभी बोल रहे हैं आधार अब नहीं चले, आधार नहीं चलेगा। ये मतलब अजीब बात हुआ। हुँ, दूसरा ये है कि अभी कुछ साल पहले से जब आधार सबके पास आ गया, मैं ज्यादातर लोग के पास हुँ, आ गया, तो नया वोटर जो जिसका 18 साल हो गया, हमारे जमाने में आधार नहीं था। हुँ, मैं सब समझ लीजिए, मैं 2001 साल में मेरा इलेक्शन का आईडी हुँ। कार्ड बना था। उस वक्त आपका 10th का जो सर्टिफिकेट था उसमें उसी के बेस नाम, का। आपके अब्बा के वालिद साहब के नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता था। हुँ, और फिर वो बीएलओ आके आपको कोई राशन कार्ड या कोई दूसरा कोई कार्ड या उस जगह का घर का एड्रेस क्या है वो देख लेता था। उसी के बेस पे उसके वो। बेसिस में वो एंट्री करता था। अभी आधार आ गया, तो आधार आधार देके ही आप इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, इलेक्शन कमीशन खुद का ही रूल है। हुँ, अभी अचानक बोल रहे हैं कि आधार हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, तो हाँ। फिर तो एक तो ये तो एकदम मतलब हंसी मजाक का जैसा बात हुआ ना, कि पहले आप खुद ही बोल रहे आधार लेंगे, अब आधार बोल के रहे साथ लिंक करेंगे, अभी बोल रहे कि आधार नहीं लेंगे। अब ये तो कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं लेंगे? फिर बोल रहे कि नहीं, आधार तो बहुत सारे जाली हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आधार जाली हो सकता है तो कुछ भी जाली हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, तो हाँ। आपका फिर आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी जाली हो सकता है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें वो 11 डॉक्यूमेंट में है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी जाली हो सकता है, पासपोर्ट जाली हो सकता है, सब कुछ तो उसमें है, तो सब। सब कुछ जाली हो सकता है। तो ये तो कुछ मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सिटीजनशिप के साथ आपका वोटिंग का, ये इलेक्शन कमीशन का तो ये लोकल स्टैंडर्ड नहीं है। ये हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी ने बोला भाई हुँ। कौन सिटीजन है कि नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का ये नहीं, ये तो फॉरेन, ये तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका फॉरेन अफेयर्स देखता है, जी, जी, और इलेक्शन और कमीशन। होम अफेयर्स देखता है। हुँ, तो ये आप पहले क्यों बोल रहे क्यों हैं? बोल रहे हैं सिटीजनशिप है कि नहीं है? सर ये बताएं कि अगर जिनके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं अवेलेबल है, उस सूरत में वो क्या स्टेप ले सकते हैं या गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा? मतलब कुछ इसमें नहीं, उसमें ये बोला जा रहा है कि अब अगर आपका समझ लीजिए आपका, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ समझ लीजिए आपका, नहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी चलेगा, यही तो गड़बड़ है इसमें। अच्छा। हाँ, आपका नाम 2002 का रोल में रहना पड़ेगा, तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना भी नहीं वो तो पड़ेगा। हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात एनुमरेशन वोटर लिस्ट में, है। तो समझ लीजिए आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, सब खो गए हैं। जी, अच्छा। मगर आपका नाम कहीं भी वहां पे 2002 का लिस्ट में है, तो कुछ तो वो तो दे फिर वो हो गया। हो गया। अच्छा, दूसरे आपका अब्बा वालिद साहब का या अम्मी का नाम अगर उसमें है, फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है। देना ही जी, नहीं जी, जी, पड़ेगा, जी। सिर्फ उसको फॉर्म स्टेट करना जी, पड़ेगा। जी। तो वो एक अलग 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 कैटेगरी। कैटेगरी है। मगर दूसरा ये है कि अभी एक्चुअली सारे लोगों के पास आधार ऑलमोस्ट है। हाँ, तो तो मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन आधार को कितना सीरियसली लेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, हाँ। दैट इज द क्वेश्चन।
आधार को अगर सीरियसली लेगा तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला दूसरा है। समझ लीजिए आपके घर पे जो बीएलओ आएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो जो आके आपके साथ जो मिलेंगे और फिर एनुमरेशन फॉर्म फिलअप जी जी करवाएंगे जी। या खुद ही करेंगे। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं हो तो खुद ही वो लोग ही कर लेंगे, मगर आप अगर पढ़े लिखे तो आप ही करेंगे। मगर वो जब आएंगे उस वक्त आप घर पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्वेश्चन है, अच्छा। बोला जा रहा है कि अर्बन लोगों के लिए और जो दूर दराज रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होगा। तो कितने लोग जो है, जो ऑनलाइन जिनके ऑनलाइन बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है, जिनको ऑनलाइन का कोई पता ही कोई नहीं है, पता जानकारी नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं कुछ है नहीं। बेचारा के, तो ऑनलाइन छोड़िए हम्म किसमें कैसे वो उसमें जाएगा। दूसरा है कि भाई आप समझ लीजिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है और आपके पास सब कुछ है, मगर आप काम के सिलसिले में, जैसे मैं बाहर अभी ऑफिस आया हूँ, बाहर, हाँ। तो इस वक्त कल बेलो आ जाएगा। कल बीएलओ आ जाएगा, मेरे घर पे कोई रहेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? अच्छा कितने दिन आएंगे? बोल रहे कि 3 दिन आएंगे। अच्छा 3 दिन लगातार आएंगे कि ब्रेक या करके कि ब्रेक करके आएंगे हर हफ्ता कोई में? ये ये सिस्टम सब में कुछ कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें ये सब मसला हो रहा है। फिर जो है एक बड़ा सा इशू होगा, और जो अभी बिहार में भी देखा गया कि बहुत सारे जो वुमेन वोटर्स हैं, तो महिलाएं जो शादी के बाद जिनका सरनेम चेंज हुआ है हम्म और उसको शिफ्ट कर गए दूसरे दूसरे। जगह, ससुराल में चले गए, तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका तो नया सिरे से वहां पे पूरा सिस्टम शिफ्ट कर गए हैं, शिफ्टिंग कर तो यहाँ से तो कट जाएगा। हाँ। मगर ये हो ही सकता है कि महिलाएं बोलेंगी, ये महिलाएं बोल सकते हैं कि मैं, मेरा एड्रेस वही सेम रहेगा। हाँ, जी जी, पुराना। क्योंकि मैं अगर वहां से निकल आया तो ये हो सकता है कि मेरे भाई लोग जो है मेरे प्रॉपर्टी ले लें, हाँ, प्रॉपर्टी में बाद में ये भी हिस्से ना दे। जी 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 जी, ये बहुत एक कंसर्न है। बहुत कंसर्न। तो मैं शिफ्ट तो कर गया, मगर हम्म मेरा परमानेंट एड्रेस वहां पे रह गया हम्म और मैं वहीं पे रहना रखना चाहता हूँ। हम्म और क्योंकि मैं शिफ्ट कर गया, आपसे मैं मिल नहीं पाया, ये क्योंकि भी आप कुछ जब आकर बेल, तो ये सब इशू बहुत बहुत अभी जरूरी भी है। मतलब। ये कोई क्लैरिटी नहीं है इनके साथ क्या होगा ये, क्योंकि बिहार में बहुत बड़े तबके के गरीब महिलाएं, पर्टिकुलरली जो SC ST और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, इनके जो है काफी नाम डिलीशंस हुए, जो 68 लाख का नाम डिलीशंस हुए, इसमें ये संख्या काफी ज्यादा है। बंगाल में मैं कह रहा हूँ कि मतुआ लोगों के अंदर में ये बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि इनका बहुत सारे लोग जो है 2002 के बाद ही आए, अच्छा। पर उनके पेरेंट्स ही आए 2002 के बाद, तो 2002 में तो उनका पेरेंट्स का भी नाम नहीं है और उनका भी नहीं। नया जो वोटर बनेगा उनका उनका भी भी नहीं। नाम नहीं है। तो फिर वो काफी टेंशन में है। तो एक और ये आप देखिए, ये RSS लोग समझ क्यों नहीं रहा है, मुझे बीजेपी समझ क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। असम में जो NRC हुआ था उसमें ज्यादातर हिंदू माइग्रेंट का, हिंदू लोगों का नाम जो है डिलीशन हुआ। अच्छा। बहुत, यही तो नेचुरल है, क्योंकि हिंदू लोग ज्यादा बांग्लादेश से आए हैं असम और बंगाल में, मुसलमान लोग नहीं आए हैं। तो वही तो इनको कौन समझाएगा? तो पहला चैप्टर ही गलत है वो तो फिर तो तो गेटिंग ये इनटू दैट। एग्जैक्टली। तो सर ये बताएं कि क्या लोगों को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, शॉर्ट में। डरना नहीं चाहिए, मगर थोड़ा कंसर्न रखना चाहिए। कंसर्न रखना चाहिए अच्छा सर। दूसरा मामला, प्रॉब्लम वो भी हो रहा है कि ये जो पहले जो सब स्टेट्स में अभी SIR हो रहा है, ये सारे स्टेट ज्यादातर असम को छोड़ के बड़े स्टेट्स में से, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये 3 बड़े स्टेट हैं, इसमें आपका ऑपोजिशन का सरकार है। जी। तो इसमें बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनली वीक है। हम्म तो अभी BLO के साथ जो BLAs भी, मतलब बूथ लेवल एजेंट्स भी आएंगे। अच्छा। ये बूथ लेवल एजेंट्स जो होते हैं, जो इलेक्शन के पोलिंग डे में आपका पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट रहते हैं, बूथ अच्छे लेवल अच्छे आप अच्छे। देखे होंगे, अच्छा जी जी। जो बैठते हैं जो बैठते हैं कल सेलेक्ट होंगे। इलेक्टोरल रोल जी लेके। जी जी। अभी ये जो डेटा है, बिहार में ये न्यूज हुआ कि इसमें से पता चल जाता है बीजेपी को कितना, किसका पल्ला भारी है ऑर्गेनाइजेशनली, यानी कि एक स्टेट में और हर बूथ में बीजेपी कितना BLAs दे पा रहे हैं, और ऑपोजिशन, बीजेपी को ऑपोजिशन में कितने BLAs दे पा रहे दे हैं। पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये असेसमेंट करने में बीजेपी को काफी सुविधा होगी, और ये आशंका है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये डेटा जो है, लाइव डेटा,
ये बीजेपी को चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। समझ लीजिए कल जी। से एसआईआर हो रहा है, हम्म। तो मेरा बूथ में समझ लीजिए आ रहा है, हम्म। मुझे पता है कि मेरे बूथ में बीजेपी कोई एजेंट नहीं बैठता है, हम्म। वो बाहर कोई दूसरा बूथ से एजेंट वो लोग लेके। मतलब लेके जो उसको हम लोग भाड़े का एजेंट बोलते हैं वो लेके वो लोग बैठाते हैं। हमारे बूथ में सीपीएम का बैठता है और तृणमूल का तृणमूल का बैठता है। बेटा। अब बीजेपी को समझ लीजिए ये पता चल गया कि भाई इस बूथ में सीपीएम का एजेंट का नाम ये है और फोन नंबर ये है, और तृणमूल का ये एजेंट का एजेंट का नाम या नाम और फोन फोन नंबर। नंबर ये है, और हमारे तो वो है ही नहीं। हम्म। अब इन दोनों को कैसे हम मैनेज करें, पैसा ओके। देके मैनेज करें, हम्म। धमकी से मैनेज करें, सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई दूसरा केस दे दे या कि, तो हम्म। ये अभी सब क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। तो अच्छा। ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जो हम लोग को पूछना चाहिए, और जो लोग नहीं पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एसेस करने के लिए भी क्या एसआईआर हो रहा है। ऐसा ही हो रहा तो क्योंकि बीजेपी को अभी एकदम चुनाव में उतरने से पहले ही ये डेटा अगर उनको आ जाए तो वो लोग जो फाइनल फेज में जाने से पहले ही समझे फरवरी में आएगा, मगर अभी से तो लोग शुरू कर देगा ना है। कि भाई कहाँ से हमको ज्यादा काम करना है ऑर्गेनाइजेशनली। तो क्योंकि स्टेट लेवल का जो डेटा है इनके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी को कोई भरोसा नहीं है, वो लोग ट्रस्ट, क्योंकि ये बहुत साल से देखा जा रहा है कि ये लोग जो मेंबरशिप ड्राइव में बीजेपी जो जाती है उसमें कोई वो लोग मेंबरशिप उनका होता नहीं है। जितना टारगेट है टारगेट अचीव नहीं किया जाता है, और जितना हिसाब उनको ये स्टेट लेवल से स्टेट यूनिट से दिया जाता है सेंट्रल लीडरशिप को, उतना नहीं हो रहा। उसमें बहुत पानी रहता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन एकदम शॉर्ट आंसर लेंगे कि जी। चूंकि एसआईआर के बारे में आपने बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया, एकेडमिशियन है जो नॉन एनजीओज है, वो लोग कुछ प्रोटेस्ट मार्च एसआईआर को लेके क्यों नहीं करे, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। एक तो मुझे जितना पता चला था कि लास्ट वीक तो कुछ एनजीओ वगैरह और मार्च ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कुछ वो उसमें लोग इसमें कॉलेज स्ट्रीट से वो लोग मार्च किए इनके मार्च किए थे। प्रोटेस्ट में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक है हो रहा है। हो रहा एक्चुअली पार्टीज जो है ये सब सब एक लेवल पे वो मान भी लिए हैं, और तृणमूल तो कल बड़े है। तौर तरीके से एक मार्च वो लोग कर रहे हैं अच्छा आपका मार्च ऑफिशियल कर रहे हैं। अंबेडकर स्टैचू से, और आपका कोबी तीर्थ मतलब जो नॉर्थ कोलकाता में वहां तक अच्छा टैगोर मार्च के कर। जो घर है वो उतना तक जाएंगे। तो इतना तो पता है तृणमूल का। तो नाजरीन ये थे प्रोफेसर मैदुल इस्लाम, जो कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया हम लोगों को कि एसआईआर को लेके क्या हो रहा है और कहाँ तक सच्चाई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कहाँ पे लूप होल है। ये पूरा डिटेल हमारे व्यूवर्स को दिया है मैदुल इस्लाम साहब ने। तो हम अपने व्यूवर्स को गुजारिश करेंगे कि ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुक्रिया।